आज हम कुछ प्रचलित शब्दों की व्याख्या करेंगे, जैसे अधिकांश और अधिकतर। प्रायोगिक अंतर क्या है दोनों में? अधिकांश का प्रयोग कहाँ करेंगे, अधिकतर का प्रयोग कहाँ करेंगे? इसमें हम भूले कर बैठते हैं। आचरण और चरित्र में क्या अंतर है, क्या समानता है, दोनों का प्रयोग कहाँ होना चाहिए? आदि और इत्यादि में क्या अंतर है, आदि कहाँ प्रयोग करते हैं, इत्यादि का हम कहाँ प्रयोग करते हैं? आमंत्रण और निमंत्रण में क्या समानता असमानता है? नमस्ते और प्रणाम में क्या अंतर है? प्रयोग और उपयोग में क्या अंतर है? कोशिश करते हैं कि एक समय सीमा के अंदर इनकी व्याख्या करूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अधिकांश और अधिकतर में क्या अंतर है। अधिकांश और अधिकतर। इसको देखने से स्पष्ट हो रहा है कि अधिक प्लस अंश है, यह अधि है। अधि माने अधिक, बहुत। क लगा इसमें, पहले बता चुके हैं कि कहीं कहीं क लगता है, जिसे साहित्यिक है वहाँ भी क लग गया, इक प्रत्यय है वहाँ। सपत्निक बताए थे, फलक है, अधिक प्लस अंश है इसमें। अंश माने हिस्सा, भाग, पार्ट। एक तरह से अनकाउंटेबल का सेंस देता है यह, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। अधिकांश, अधिक अंश, अंश माने हिस्सा, भाग। यह नाम से स्पष्ट है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है। अधिकांश संज्ञा भी है, मैस्कुलिन पुल्लिंग, और विशेषण भी है। जब भी वह विशेषण का काम करता है तो उन संज्ञाओं के पहले इसका हम प्रयोग करते हैं जो अनकाउंटेबल हैं। और अधिकतर का प्रयोग कहाँ करते हैं? अधिकतर दोनों साथ साथ लेके चलते हैं। एक अधिकतर है, ये भी एडजेक्टिव है, अधिकतर भी विशेषण है, लेकिन इसका प्रयोग हम काउंटेबल संज्ञा के पहले करते हैं, जो गणनीय हो, जिसकी हम गणना कर सकते हैं। ये अनकाउंटेबल के पहले, यह काउंटेबल के पहले। काउंटेबल नाउन इसके बाद। तो निश्चित रूप से जब अनकाउंटेबल है तो इसका प्रयोग हम सिंगुलर एक वचन में करेंगे और इसका प्रयोग हम बहुवचन में करेंगे। वाक्य से स्पष्ट होगा। संदूक का अधिकांश भाग भरा हुआ है। अब एक और मिस हम लोग करते हैं, जैसे बोले हैं हम, अधिकांश भाग। ये प्रचलित है, बोलते हैं हम लोग। अधिकांश भाग खाली है, ग्लास का अधिकांश भाग बोलते हैं हम लोग। जब अंश इसमें आ ही गया तो भाग का क्या मतलब? दोनों का एक ही अर्थ है। अंश माने भी हिस्सा और भाग माने भी हिस्सा। तो जब अधिकांश लगा दिए तो भाग की जरूरत नहीं है। ग्लास अधिकांश भरा है, भाग है ही उसमें, अब अधिकांश के बाद भाग नहीं।
अधिकांश का प्रयोग करते हैं। अधिकांश समय नष्ट कर देते हैं हम बातचीत में। अधिकांश समय अनकाउंटेबल है, जिसको गिना नहीं जा सकता है, और इसका प्रयोग एक वचन में ही करेंगे। अधिकांश बचा हुआ समय पढ़ने में लगाओ। मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग टाइम, अधिकांश समय का क्या हमने अर्थ अंग्रेजी दिया? मोस्ट ऑफ द टाइम। अधिकांशतः क्या है? वर्ड वर्ब है अधिकांशतः, वो है मोस्ट ऑफ ऑल। मोस्ट ऑफ ऑल, अधिकांशतः लोग, क्रिया विशेषण है, अव्यय है। तो अधिकांश संदूक भरा हुआ है, इसका मतलब कि एक ही संदूक है, उसका अधिकांश भरा हुआ है, अधिक भाग भरा हुआ है। 2/3 भरा है, 3/4 भरा हुआ है। लेकिन जब हम प्रयोग कर दें कि अधिकतर संदूक भरे हुए हैं, तो यहाँ अधिकतर संदूक भरे हुए हैं, ये बहुवचन में प्रयुक्त हो गया, अधिकतर। अब वहाँ एक से अधिक संदूक का यह बोध करा रहा है। अधिकतर लोग जा रहे हैं, लोग काउंटेबल हैं। अधिकतर बच्चे खेल रहे हैं बाहर। अधिकतर बच्चे, लोग, गाय, भैंस, काउंटेबल जो है, जिसको गिन सकते हैं। अधिकतर कलमें सूखी पड़ी हैं। ये स्पष्ट हो रहा है कि अधिकतर का प्रयोग हम गणनीय संज्ञाओं के पहले करेंगे और बहुवचन में प्रयोग करेंगे, अधिकतर का प्रयोग। और अधिकांश का प्रयोग एक वचन में करेंगे और अगणनीय संज्ञा के पहले। अधिकांश भाग नहीं, अधिकांश, लेकिन अधिकतर भाग लिख सकते हैं, मोस्टली। मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर लोग, वेंट, गए। अब तो अधिकतर हुआ। अधिकतर क्या है, इसके बारे में एक और इसका परिचय। अधिक विशेषण है। हम लोग पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव देखते हैं, और ये अधिकतर है। तुलना, कंपैरिजन में आता है। एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव है अधिकतर। और इधर हम लिख देते हैं अधिकतम। क्या है? अधिकतम। ये न है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था हिंदी में। अंग्रेजी में पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अधिकतर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। अधिकांश वो अधिक में अंश जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे। जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें अंश जुड़ गया, अंतर स्पष्ट हो रहा है। इसलिए अधिकांश, अधिकांश पानी खारा है, लेकिन अधिकतर कुओं का जल खारा है। कुएं गिन सकते हैं हम, इसलिए अधिकतर लगा दिए। अब हम बोल दें कि अधिकांश कुएं भरे पड़े हैं, नहीं, अधिकांश है तो एक वचन होगा, और अधिकांश जल खरा है। तो कहाँ हम अधिकांश का प्रयोग करेंगे, कहाँ अधिकतर का प्रयोग करेंगे, इसकी सावधानी रहनी चाहिए। बोलने में हम घालमेल करते हैं, कहाँ अधिकांश बोल दिए, कहाँ अधिकतर बोल दिए, इसका ख्याल नहीं करते हैं। हम लोग तो देखते हैं कि अधिकतर का प्रयोग नहीं लोग, अधिकतर लोग करते हैं। अधिकतर शब्द का प्रयोग अधिकतर लोग नहीं करते हैं, वो हर जगह अधिकांश लगाए हुए हैं। अधिकांश लोग चले गए, अधिकांश लोग खा लिए, वो अधिकांश लगाए हैं। लेकिन सावधानी एक लेखन के क्रम में, बोलने के क्रम में, अधिकांश और अधिकतर में भेद करें और उपयुक्त प्रयोग करें।
नट सेल में कहें तो बस जिसको गिनते हैं, जिसका एक वचन बहुवचन होता है, उसके पहले हम अधिकतर लगाएं। अधिकतर कल में अधिकतर लोग, अधिकतर बच्चे और अधिकांश जल, अधिकांश चीनी, जिसको गिन नहीं सकते हैं। अब एक प्रयोग हम देखते हैं, आचरण और चरित्र। आचरण एक शब्द है और दूसरा है चरित्र। यह यहाँ अस्टेस्ट रहता है, यह कंडक्ट है, तो यह कैरेक्टर है। अंग्रेजी में भेद शुरू हो गया। अब आचरण का, अब ऐसे हम लोग एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जब बारीकी से देखेंगे तो अंतर है। आचरण प्रमाण पत्र कह लेते हैं या चरित्र प्रमाण पत्र कह लेते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। अंग्रेजी में एक ही शब्द है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। वो चरित्र प्रमाण पत्र है। आचरण प्रमाण पत्र हिंदी में लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब कि हम लोग एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या अंतर है इसको देखते हैं, कहाँ क्या लिखा जाना चाहिए। आचरण बिहेवियर है, यह अल्पकालिक है। आज उनका आचरण अच्छा नहीं रहा, आज कुछ अपशब्द बोले, क्रोध में बोले, अनैतिक ढंग से बोले, तो आज का आचरण लिख दिए हम। आज उनका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा। आचरण नीति सम्मत है, सामाजिक है। हमारा चरित्र अच्छा नहीं भी हो सकता है, फिर भी हम समाज में आचरण अच्छा कर सकते हैं, सामाजिक है। दिखा सकते हैं कि हमारा आचरण अच्छा है, या लोगों से मिलते जुलते समय हमारा आचरण अच्छा हो सकता है। ये प्रथा या परिपाटी के अनुसार चलना है। कंडक्ट, डक्ट क्या है? डक्ट माने नली, चलना। कंडक्टर चालक है वो। डक्ट बताएंगे। तो प्रथा या परिपाटी के अनुसार चलना, सामाजिक रीति के अनुसार चलना। आचरण भौतिक है, बाहरी है, फिजिकल है। चरित्र आंतरिक है, दीर्घकालिक है। एक विशेष गुण के आधार पर हम किसी के चरित्र का निर्धारण करते हैं, और चरित्र सदा सदा के लिए एक निर्माण है। वो आज के लिए चरित्र नहीं हो सकता है। वो एक ठप्पा है व्यक्ति पर कि चरित्रवान है या चरित्रहीन है। आचरण बदलता है। आज अच्छा आचरण हो सकता है, कल बुरा हो सकता है। आचरण टाइम टू टाइम अल्पकालिक है। कल का आचरण अच्छा हो सकता है मेरा, आज का आचरण बर्ताव अच्छा नहीं हो सकता है। दोनों में चर धातु है। आचरण में भी चर है, चरित्र में भी चर है, और यहां भी देख रहे हैं कि चर है। चर, चर माने चलना, टू गो, सीधे सीधी। चर माने टू गो। एक अर्थ और होता है टू ईट, खाना भी। चर गमने अदने, खाने के अर्थ में भी चर आता है। गाय चरती है, चर माने खाना। चर माने चलना भी, टू गो। यहाँ जो आचरण है, यहाँ जो चर है, चर माने चलना। जैसे चलते हैं, जो राह है हमारी, जो मार्ग है व्यवहार के, वो चर है। उपसर्ग लग गया इधर, आचरण हो गया। आचरण अच्छा भी हो सकता है, आचरण बुरा भी हो सकता है। चरित्र लेकिन वो अपने आप में गुड समेटे हुए है,
चरित्रवान कह दीजिए, हो गया कि अच्छा चरित्र वाला है, बुरा चरित्र नहीं। चरित्र अच्छा के ही सेंस में प्रयुक्त होता है। चरित्रवान, मोरल एंड एथिक्स है वो भी नैतिक है, एथिक्स है, आचार व्यवहार उसमें है, एक्शन है। तो हमारा एक्शन क्या है, हमारा मोरल क्या है, नैतिकता क्या है, एथिक्स क्या है, ये सब मिला के एक बड़ा गुण है चरित्र व्यक्ति का। कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। सबसे बड़ा है कैरेक्टर। तो आचरण से थोड़ा सा वजनी है चरित्र। इसमें नैतिकता का पलड़ा भारी है चरित्र में। ये भी मोरल है लेकिन उससे वजनी है, इसका पलड़ा भारी है चरित्र का। कर्तव्य, कृत्य, कर्म, यह चरित्र मानसिक है। आचरण दैहिक हो सकता है, भौतिक, बाहरी, लेकिन चरित्र मानसिक है। भीतरी हमारा व्यवहार है, वो भीतर से कैसे हैं हम, आंतरिक सूचिता है वो चरित्र। लग रहा है कि चरित्र कुछ वजनी चीज है आचरण से। चरित्रवान व्यक्ति का आचरण कभी खराब नहीं हो सकता, अल्पकाल में भी। लेकिन आचरणवान जो है, आचरण अच्छा बुरा बदल सकता है, वो बदलने वाला है, चेंजिंग है। चराचर जो कहते हैं चर, वो मूविंग है, गोइंग है। विशेषण क्या जगह पर जब प्रयुक्त होता है वो चर। मूवेबल है, वेरिएबल है चर। चर में यदि परि उपसर्ग लगा दें, परिचर हो गया, उसका अर्थ हो गया टू सर्व, सेवा करना। उससे परिचर्या है, परिचारक है, परिचारी है बना हुआ। चर में वी लगा दिए, विचर, टू डिस्कस, जिसको हम विचार करना कहते हैं। विचार करने का क्या अर्थ हुआ? विचार करने का अर्थ हुआ डिस्कस करना। पर में वी लगा दिए, विचार। चर में सम लगा दिए, वो संचरण हो जाएगा, संचरण, वो कंडक्शन हो गया यहां से वहां तक। संचलन हो जाता है, संचालक, संचलन, संचालित। तो आचरण और चरित्र का थोड़ा सा भेद बताने का प्रयास किया मैंने। चरित्र एक जीवन का भी वृत्त है, वो एन अकाउंट ऑफ ए पर्सन्स लाइफ। मनुष्य के जीवन का वो अकाउंट, लेखा जोखा है। सब मिला के एक निष्कर्ष निकालते हैं कि इनका चरित्र कैसा है। ये भी चरित्र है, कैरेक्टर, एन अकाउंट ऑफ ए पर्सन्स लाइफ। चरित्र, एक चरित्र पात्र होते हैं नाटकों में, फिल्मों में। वो चरित्र एक वो भी है पात्र, जिसको कहते हैं हम लोग चरित्र नायक। इससे संबंधित एक शब्द है चरित, चरित्र नहीं। एक ऐसा भी आता है चरित्र। ये चरित्र क्या है? चरित्र एन अकाउंट ऑफ ए पर्सन्स लाइफ है। तो चरित्र ये नैरेटिव ऑफ ए पर्सन्स लाइफ है, एक कथा है, एक जीवनी है, बायोग्राफी है। चरित्र वृत्त है वो चरित्र। और चरित्र एक पात्र के जो चरित्र चित्रण कहते हैं हम लोग। होरी का चरित्र चित्रण कीजिए, कैसा था चरित्र, उसका चित्रण। वो कैरेक्टर पोर्ट्रेयल है। पोर्ट्रेट माने चित्रण करना,
पोर्ट्रेल, कैरेक्टर पोर्ट्रेल, चरित्र चित्रण उसको हम लोग कहते हैं। चरित्र पर थोड़ा सा बात करते हैं कि चरित्र क्या है। नैरेटिव है, नरेशन है, कथन है, वो कथा है। ए नैरेटिव ऑफ ए पर्सन्स लाइफ, व्यक्ति के जीवन की वो नैरेटिव है। जिसे रामचरितमानस लिखा हुआ है, शब्द है चरित। रामचरित क्या है? ए नैरेटिव ऑफ राम्स लाइफ। रामचरित मानस क्यों नाम दे दिया गया? क्यों मंथन का चीज है, मन में स्थापित करने का चीज है, और वैसे आचरण और चरित्र करने का चीज है। वैसा चरित्र बने हमारा, मानस वैसा बनेगा, मन माइंड बनेगा वैसा, तो वैसा चरित्र हम भी बना सकते हैं। पर्सन्स लाइफ को सुधारने का मानसिक स्तर पर एक प्रयास है वो राम का चरित्र, राम की कथा है वो, ए नैरेटिव ऑफ राम्स लाइफ। और मानस इसलिए है कि वो मानस ये इस बात को इंगित करता है कि एक बार शंकर भगवान शिव जी रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रचि महेश, राम के चरित्र को रचना करके शिव ने अपने मानस में रखा था। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय, समय पा करके। अपनी पत्नी से भी कोई बात समय पाके कहना चाहिए। पाई सुसमय शिवासन भाखा, पार्वती से उन्होंने कहा था राम के चरित्र को। यहाँ चरित्र क्या है? एक नरेशन, एक नैरेटिव है, कथा है, वृत्त है। अब एक चरित्र का एक और अर्थ है, वो प्रसंग से बताएंगे क्या चरित्र है, राम ने क्या चरित्र किया था। चरित्र माने एक लीला भी होता है। यहाँ चरित्र होता है, नैरेटिव है, राम की कथा है, वो राम ने जो किया उसकी एक रचना है। चरित्र एक छोटा सा प्रसंग बता रहे हैं, क्या है चरित्र, एक अलग प्रसंग में अर्थ है उसका। अरण्यकांड में एक प्रसंग है कि रावण षड्यंत्र की रचना करता था, तो भगवान किस चरित्र की रचना किए उसके जवाब में, उसके काट में। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लाने गए वन में, तो भगवान ने एक चरित्र किया जिसको लक्ष्मण ने अभी नहीं जाना। उधर रावण षड्यंत्र करता था, इधर भगवान चरित्र लीला करते थे। चरित्र माने लीला। क्या लीला किए भगवान? वो एक दोहा आता है, वहां 23वां दोहा है अरण्यकांड का। लक्ष्मण गए बन ही जब, लेन मूल फल कंद। वो भी समय का इंतजार किए, सुसमय पा करके। लक्ष्मण गए बन ही जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। जब लक्ष्मण जी वन में गए, कंद मूल फल, साहित्यों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से हम चाहेंगे तो बहुत सारे शब्दों का अर्थ बता सकते हैं, बहुत सारे शब्दों का। कंद क्या है? आलू, शकरकंद। मूल क्या है? जो जमीन के अंदर पैदा होता है, अब फल जो लगता है पेड़ों पर। तो कंद मूल फल का भगवान सेवन करते थे। है वो कि लक्ष्मण गए बन ही जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। भगवान हंसकर बोले कि अब एक चरित्र लीला करने जा रहे हैं हम।
सुनहु प्रिया, क्या कहते हैं भगवान, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। सुनहु प्रिया, भगवान ने कहा कि हे प्रिय, व्रत रुचिर, सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो तुम। एक तरह से उस संकल्प दिला रहे हैं कि आप एक पतिव्रता नारी हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगी और उस आज्ञा का पालन करोगी। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुशीला उनको कहें विशेषण दिए हैं, रुचिर माने सुंदर। मैं कछु करबी ललित नर लीला, भगवान ने कहा कि ध्यान से सुनो, अब मैं कुछ, उधर रावण षड्यंत्र कर रहा था इनको हराने के लिए, तो ये हंस के कहे, भगवान पर कोई प्रेशर नहीं है। जो सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, वो हंस के कोई काम करता, चरित्र भी करेगा तो हंस के करेगा। मैं कछु करबी न ललित नर लीला, ललित माने सुंदर, ललित माने फाइन। बच्चों को ललित कला कराई जाती है, वो क्या है ललित कला, फाइन आर्ट है। फाइन इतना महीन है, इतना बारीक उसमें काम किया जाता है कि खिल के निखर के सुंदर हो जाता है वो। ललित माने सुंदर, ललित नरलीला कहे, नरलीला करेंगे, नर क्या मनुष्य ऐसे लीला करते हैं। दुष्ट को मात देने के लिए कुछ लीला करना पड़ता है, लीला। लेकिन ललित लीला किए भगवान, सुंदर फाइन, इतना फाइन महीन किए कि खुद लक्ष्मण को भी पता नहीं चला, किसी को भी नहीं पता चला दुनिया में कि क्या भगवान लीला कर रहे हैं। तो मैं कछु करबी ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निमासा, अग्नि में प्रवेश कर जाओ। पावक क्यों कहे, यहाँ बहुत सारे शब्द हैं अग्नि के लिए। पावक का अर्थ होता है जो पवित्र कर दे, जाओ पवित्र हो जाओ उसमें प्रवेश करके। शब्दों का चयन इतना संयोजन बढ़िया किया गया है कि उसका क्या अर्थ है वहां वो उन्हीं शब्दों का उपयोग किया गया है। तुम पावक मह करहु निवासा, अजो लगी करौ निशाचर नासा। जब तक निशाचरों का नाश कर ले हम, अग्नि में प्रवेश कर जाओ। जब ही राम सब कहा बखानी, अप्रभु पद धरी हिय अनल समानी। भगवान नरलीला इसलिए कह रहे हैं कि हम लोगों के देखने में लगता है कि बहुत कठिन काम है, अग्नि में प्रवेश करा दे रहे हैं। लेकिन सीता एक बार भी इनकार सीता ने नहीं किया, प्रवेश करती हैं कैसे, पग पग पर। हमारे जो ग्रंथ हैं रामायण, रामचरितमानस, भगवत गीता, उपदेश ये दिया गया है कि कठिन से कठिन काम भी कैसे ईश्वर को स्मरण करके किया जा सकता है। जब ही राम सब कहा बखानी, अब प्रभु पद धरी। भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए प्रभु पद धरी हिय अनल समानी, अग्नि में प्रवेश कर गई सीता। भगवान के हृदय, भगवान के पद का हृदय में स्मरण करते हुए। क्यों कि भगवान अब यहाँ से शुरू करेंगे लीला। निज प्रतिबिंब राखित है सीता, तैसे शील रूप सुबिनीता। निज प्रतिबिंब, अपना प्रतिबिंब रख दी। बिंब इमेज है तो प्रतिबिंब
अपने बदले में दिया हुआ, उसका एक छाया है, प्रतिबिंब। इस तरह का प्रतिबिंब सीता ने बनाया कि वो कोई भेद नहीं था। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे ही सील, उसी तरह का सील भी, रूप, इतना सुंदर रूप, असुविनीता, विनीत विनम्र, वैसे ही एक प्रतिबिंब रखी सीता ने। तब क्या किए कि लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, अजो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण भी मर्म नहीं जाने। क्या संदेश यहाँ दिया जा रहा है कि यदि कुछ सीक्रेट, बहुत रहस्यमयी बात हो तो किसी को जानना नहीं चाहिए। लेकिन पत्नी से बताए भगवान। चरित्र पर बात कर रहे हैं, ये क्या चरित्र है? भगवान राम ने यहाँ एक चरित्र किया है। इस प्रसंग की चर्चा मैंने किया कि ये चरित्र है, लीला, नाटक, छद्म, छल। लेकिन क्यों? टिट फॉर टैट के लिए, जैसे को तैसा दुष्ट दलन के लिए उन्होंने लीला किया। लेकिन ललित नर लीला इतना फाइन किए कि लक्ष्मण भी नहीं समझ पाए क्या हुआ। पूरा युद्ध हो गया, पूरा सब हुआ, तब तक कोई नहीं जाना। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, अजो कछु चरित, इसी को बताना था मुझे। चरित्र एक यह भी है, इस तरह का भी प्रयोग है चरित्र का। जो कछु चरित रचा भगवाना, भगवान इधर चरित्र रच रहे थे और उधर रावण षड्यंत्र रच रहा था। ये कब की बात? जब रावण अब जा रहा था अपने मामा मारीच के पास कि सोने का हिरण बनो, जाओ सीता को लुभाओ, राम पीछे दौड़ेंगे, फंसेंगे षड्यंत्र में और तब हम उसका हरण करेंगे। भगवान समझे तो उन्होंने भी एक सुंदर चरित्र किया, उन्होंने भी एक चरित्र, लेकिन फाइन ललित नरलीला किए और उस लीला में फंसा मारीच, फंसा रावण, फंसे सब लोग फंसे। तो भगवान की लीला ऐसी होती है, समझ में नहीं आएगी। लक्ष्मण जैसे व्यक्ति को समझ में नहीं आई जो छाया जैसे साथ साथ रहते थे। तो एक संदेश ये है कि ईश्वर की लीला में लगेगा नहीं हमको कि क्या हो रहा है, हमको लगेगा कि हमारे विपरीत जा रहा है, कि अनुकूल कभी विपरीत जाएगा, कभी अनुकूल जाएगा, फिर भी दोनों ठीक है। जो ललित नरलीला हो रही है सब ठीक है। चरित्र ये है कि भगवान ने भी एक जगह चरित्र किया, उधर प्रवेश करा दिया अग्नि में और ले जाओ झूठे का सीता हरण करके। और जब फिर आए थे विजय के बाद, फिर सीता को अग्नि में प्रवेश करा दिए। अग्नि में प्रवेश कराए थे सीता को उनके चरित्र की जांच के लिए। लगता है हम लोगों को ऐसा, लेकिन वो फाइन, इतनी फाइन लीला है कि समझ के बाहर हो जाती है। लेकिन संपूर्णता में, टोटलिटी में, समग्रता में देखेंगे तो बात समझ में आती है कि वो एक इतनी फाइन लीला थी भगवान की, इतना फाइन चरित्र था वो कि थोड़ा समझना मुश्किल हुआ लक्ष्मण को भी, नहीं जाने वो भी। ये चरित्र है, राम ने चरित्र किया है, उसमें खूब सबरी के साथ अलग चरित्र किए, लक्ष्मण के साथ अलग किए, रावण के साथ अलग किए, भरत के साथ किए, ओ केवट के साथ किए। तो लक्ष्मण को जीव का पर्याय माना गया है। वो समझ नहीं पाते थे कि भगवान क्या कर रहे हैं। उधर सबरी का जूठी बेर खाते थे, लक्ष्मण फेंकते थे, नहीं समझ पा रहे थे। ऐसा फाइन चरित्र था इस राम का।
कभी कभी शब्दों की व्याख्या अर्थ बता देने से नहीं हो जाएगी। चलिए डिक्शनरी का अर्थ खोजिए, हो गया, उसके लिए वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा, उसके लिए अनुच्छेद सुनाना पड़ेगा, छोटी कहानियां लघु कथाएं सुनानी पड़ सकती हैं एक शब्द को समझने के लिए। अब चालाक क्या शब्द है, चालाक के लेवर जिसको कहते हैं, इसके लिए हम कहानी सुनाते हैं उसको, तब बता पाएंगे कि चालाक क्या है। कि कौवा एक रोटी लेके बैठा है पेड़ पर, लोमड़ी जा रही थी, उसके मुंह में पानी आया, रोटी को लेनी चाहिए लोमड़ी, तो उसने एक युक्ति निकाली। ये चालाकी क्या है इसकी बात कर रहे हैं। उसने कहा कि कौवा मामा आप तो बहुत सुंदर गाते हैं। अब कौवे अपनी प्रशंसा सुन के सोचा कि भाई गा के सुना ही दे। उस फाइन आर्ट में फंसा कौवा। आज यही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी आई नीचे, लोमड़ी रोटी लेकर के भाग गई। ये चालाकी है, चालाक, क्लेवर। तो एक एक शब्दों की समझ के लिए कि किन सेंसों में उसका प्रयोग हो रहा है, कभी कभी 2-3 वाक्यों की कहानी भी गानी पड़ सकती है। ये क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत मिला जुला शब्द है आदि और इत्यादि। आदि उदाहरण के हम लोग समय में इसका प्रयोग करते हैं, और इत्यादि कभी आदि का प्रयोग करते हैं, कभी इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो जाने ही ले कि कहाँ आदि करना चाहिए, कहाँ इत्यादि करना चाहिए। आदि और इत्यादि में क्या अंतर है, कहाँ समानता है थोड़ी सी। एक तो आदि संज्ञा भी है, विशेषण भी है और अव्यय भी है, पहला अंतर। और इत्यादि केवल अव्यय है, न तो संज्ञा जैसा उसका प्रयोग कर सकते हैं हम, और न विशेषण जैसा प्रयोग कर सकते हैं। वो सीधे क्रिया विशेषण जैसा उसका प्रयोग करेंगे हम। जैसे आदि का प्रयोग, संज्ञा जैसा, आदि से अंत तक। वादि क्या है, प्रारंभ है, बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, आदि से अंत तक। पढ़ जाओ, ये आदि क्या है, यहाँ संज्ञा का प्रयोग हुआ है। यहाँ इत्यादि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि इत्यादि से अंत तक पढ़ जाओ, अंतर हुआ एक। दूसरा है आदि विशेषण। आदि कवि, द फर्स्ट पोएट वाल्मीकि, आदि कवि। ये जो प्रयोग हुआ आदि कवि, ये विशेषण है। यहाँ हम कहते कि इत्यादि कवि, नहीं प्रयोग है ऐसा। दूसरा अंतर है आदि और इत्यादि में। आदि ग्रंथ सिखों का, आदिम लोग जो ओरिजिन, जो यहाँ के स्वदेशी हैं, आदि कथा, आदि पुरुष, द फर्स्ट मैन, विष्णु को कहते हैं हम। तो इस तरह से आदि क्या है, विशेषण भी है, संज्ञा भी है, और एक समानता है कि आदि अव्यय भी है, इत्यादि भी अव्यय है। यही कन्फ्यूजन हमारा होता है, कहाँ आदि का प्रयोग करते हैं, कहाँ इत्यादि का। ये तो स्पष्ट है, यहाँ इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे, न तो संज्ञा जैसा और न विशेषण जैसा। अब देखते हैं कि अव्यय में दोनों का प्रयोग होता है, यह भी अव्यय और यह भी अव्यय। प्रयोग करके बता रहे हैं। राम मोहन सोहन आदि जा रहे हैं। आदि माने अन्य वगैरह वगैरह, एंड सो ऑन, अदर। आदि क्या है,
राम मोहन सोहन, इस तरह के अन्य लड़कों का नाम रखना हो तो हमें रख देते हैं कि राम मोहन सोहन आदि जा रहे हैं। अब होता क्या है कि यहाँ इत्यादि भी हम लोग प्रयोग कर देते हैं कि राम मोहन सोहन इत्यादि जा रहे हैं। इत्यादि का प्रयोग ओनली फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ में ही उसका प्रयोग करते हैं हम। इति माने अंत है उसमें। बहुत से लड़के खेल देखने जा रहे हैं, जैसे राम मोहन सोहन इत्यादि, जैसे जब लगाते हैं हम, एग्जाम्पल जब देते हैं तो वहाँ इत्यादि लगाते हैं। कुछ फल खरीद लाओ, जैसे सेब संतरा अनार इत्यादि, यहाँ इत्यादि लगा सकते हैं, आदि भी लगा सकते हैं, एक समानता है यह। लेकिन यहाँ इत्यादि नहीं लगा सकते हैं, जहाँ जैसे नहीं दे रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, उदाहरण नहीं दे रहे हैं। जैसे जैसे जब लिखेंगे तब, जैसे राम मोहन सोहन इत्यादि, ये ठीक है। लेकिन राम मोहन सोहन आदि, यहाँ इत्यादि नहीं, यहाँ आदि ही लिखे। तो ये बारीक अंतर है। जहाँ जैसे के बाद उदाहरण दे रहे हैं, 2 3 4 और वगैरह देना हो इत्यादि। इटसेट्रा, अंग्रेजी में etc कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में भी वो है कि प्लीज परचेज सम फ्रूट्स सच एज एप्पल ऑरेंज etc इत्यादि। सच एज जैसे, प्लीज परचेज सम फ्रूट्स सच एज मैंगो ऑरेंज एप्पल etc। इटसेट्रा जो कहते हैं हम, इटसेट्रा, इसको मिला के भी लिख सकते हैं, एक में स्पेस भी दे सकते हैं। इटसेट्रा, इटसेट्रा। इट माने क्या होता है? इट माने एंड, सेट्रा माने अदर, एंड अदर 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 और सो ऑन, इसी तरह का। एंड अदर, एप्पल ऑरेंज मैंगो इटसेट्रा। इटसेट्रा हटा के हम बोल सकते हैं कि एंड अदर्स, और अदर इसी तरह के अन्य। तो आदि और इत्यादि में आदि डिफरेंस कहाँ है? वहाँ कि वो संज्ञा भी है, विशेषण भी है। इत्यादि संज्ञा विशेषण नहीं। आदि कारण कह सकते हैं, इत्यादि कारण नहीं। आदि कारण द प्राइमरी काज, वो आदि कारण है। प्राइमरी अंग्रेजी हो गई उसकी। कभी देखेंगे हम कि एक ही हिंदी का शब्द है एक, और उसके 50 अंग्रेजी में शब्द दिए जाएंगे। वाक्य के अनुसार अंग्रेजी के वर्ड बदलते जाएंगे। ये भी बहुत रोचक इंटरेस्टिंग चीज़ है। प्रयोग तो ठंडा ही हुआ है, लेकिन विभिन्न जगहों पर जहाँ ठंडा का प्रयोग वाक्य में बदलता है तो अंग्रेजी का वर्ड भी बदलता है। वहाँ आदि कवि कहे तो हमने कहा कि द फर्स्ट पोएट, आदि ग्रंथ, आदि गुरु। लेकिन आदि कारण कह दिए तो द प्राइमरी काज, आदि माने शुरुआती कारण। आदि काल तो एन एंशियंट, वो एंशियंट हो गया वहाँ आदि का। आदिकाल, आदिकाल का उल्टा अनादिकाल। तो संज्ञा भी है, विशेषण भी है, अव्यय भी है। इत्यादि से अंतर कहाँ है कि न वो संज्ञा है न विशेषण है, समानता है कि वो भी अव्यय है। लेकिन प्रयोग में आदि और इत्यादि का उदाहरण देके हमने बताया सेंटेंस में कि आदि यहाँ लिख सकते हैं, इत्यादि यहाँ लिख सकते हैं।
अब एक है आमंत्रण और निमंत्रण। इसमें आ उपसर्ग है और इसमें नी उपसर्ग है। नी थोड़ा निश्चयात्मकता का बोध कराता है। आमंत्रण हम किसी को किसी समारोह में भी आमंत्रित कर सकते हैं, किसी को बोलने के लिए वक्ता के रूप में मंच पर आमंत्रित कर सकते हैं। निमंत्रित वहाँ नहीं लिखेंगे, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं या करके और इसके बारे में कुछ कहिए, वहाँ निमंत्रण नहीं लिख सकते हैं। आमंत्रण एक बुलावा है। मंत्र मने आह्वान, बुलाना। मंत्र के द्वारा बुलाते हैं, आह्वान करते हैं देवताओं का हम। निमंत्रण क्या है कि इनविटेशन टू ए पर्सन। त्योहारों के अवसर पर, शादी के अवसर पर निमंत्रण, शादी विवाह में देते हैं, तो भोजन भी उसमें शामिल है। आमंत्रण में भोजन शामिल नहीं है। हम ऐसे आमंत्रित कर सकते हैं किसी को, आए अपना काम किए गए, उसमें भोजन जलपान जरूरी नहीं है, लेकिन निमंत्रण में भोजन भी जरूरी है। इसलिए शादी विवाह के अवसर पर कार्ड जब छपवाते हैं तो उस पर आमंत्रण कार्ड कहीं नहीं लिखा रहता है, उस पर लिखा रहता है निमंत्रण पत्र, निमंत्रण कार्ड। चूंकि भोजन कराना है, इसलिए ऐसे बुलाना है किसी को तो आमंत्रित, और निमंत्रण निश्चयात्मक है, एक आह्वान बुलाना, वहाँ उसमें जोड़ देते हैं हम भोजन भी। एक शिक्षक ने हमसे कहा कि हमारी शादी है 1 तारीख को, हम आपको आमंत्रित करते हैं। हम कहे कि आमंत्रित करते हैं कि निमंत्रित करते हैं। आमंत्रित किए तो भोजन जरूरी नहीं है, तो निमंत्रित करते हैं तो भोजन जरूरी है। तो बोलते समय हम लोग बहुत रोचक गलतियां करते हैं कि कहाँ प्रयोग किया जाना चाहिए आमंत्रण का, निमंत्रण का। एक है नमस्ते और प्रणाम। नमस्ते एक पूरा वाक्य है। नमस्ते क्या है? यह है नमस्ते। नमस्ते विसर्ग कैसा हो गया? नमस्ते बने सैल्यूट टू यू, आपको प्रणाम है। नमस्ते का मतलब कि ग्रीटिंग्स टू यू, आपको प्रणाम है, अभिवादन। पूरा वाक्य है एक, और प्रणाम पूरा वाक्य नहीं है। नमस्ते आपको प्रणाम है। नमस्कार क्या है? वो एक ग्रीटिंग्स है। हम लोग ऐसे बोल देते हैं नमस्कार, लेकिन नमस्ते कहिए, नमस्कार नहीं। और प्रणाम तो कह सकते हैं, लेकिन नमस्ते से ज़्यादा थोड़ा सा वजनी है प्रणाम। प्रणाम के बदले में हम प्रणाम की आशा नहीं करते हैं। जिसको प्रणाम करते हैं उससे आशीर्वाद की आकांक्षा होती है। और नमस्ते, नमस्ते बराबरी वालों को भी कहते हैं, जिसमें नमस्ते की आशा है। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम में आशीर्वाद की आकांक्षा है। ऐसे तो हम देवी देवताओं को भी नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और प्रणाम दोनों में, प्रणाम भी लिखते हैं हम, दोनों में नम धातु है। एक नम, नम माने झुकना, टू बो, झुकना नम्रता के साथ। दोनों में नम धातु है। नम, इधर नम, यहाँ भी नम है। प्र उपसर्ग लग गया, इस प्र के कारण ये अण हो गया। प्र प्लस नम धातु है यह, और प्लस घय लगा हुआ है, ये लग करके प्रणाम बन गया। दोनों में मूल तो नम है। नम का अर्थ है झुकना। नमन्ति वृक्षा,
फल आने के बाद वृक्ष झुक जाते हैं, झुकना। लेकिन नमस्ते में एक ये सेंस है कि प्रणाम बड़ों को किया जाता है जो आशीर्वाद देते हैं, नमस्ते बराबर वालों को भी किया जा सकता है, और आशीर्वाद की आकांक्षा में भी, प्रार्थना में भी नमस्ते करते हैं हम, नमस्तुभ्यम। एक साष्टांग प्रणाम है, साष्टांग प्रणाम। साष्टांग नमस्ते नहीं होता है, नमस्ते ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन साष्टांग प्रणाम क्या है? साष्टांग दंडवत, बिल्कुल डंडा जैसे जमीन पर लेटा दिया जाए, पड़ा रहे वैसे पड़ जाते हैं तो साष्टांग दंडवत है। दंडवत माने दंडे जैसा, सीधा सपाट लेट गए। और साष्टांग का क्या अर्थ है? नमस्कार दूर से भी किया जा सकता है, नमस्ते नमस्ते, मेरा आपको दूर से नमस्कार है, पास जाना नहीं चाह रहे हैं, कुछ लीला है इसमें। और प्रणाम विशेष रूप से झुकने को प्रणाम कहते हैं, विशेष रूप से झुकना, प्र लगा है। एक साष्टांग की बात किया हमने प्रणाम में, बोल तो लेते हैं साष्टांग। ये क्या है कि स प्लस अष्ट, अष्ट माने 8, प्लस अंग, स अ मिल के सा हो गया, सा अष्ट, फिर यहाँ अ है मिल के आकार हो गया, साष्टांग ये है प्रणाम। इसका मतलब कि साष्टांग प्रणाम का अर्थ हुआ कि 8 अंगों से प्रणाम। जब झुक के लेटते हैं दंडवत तो उसमें 8 अंग से प्रणाम करते हैं। वो क्या, कौन कौन से 8 अंग हैं, तब साष्टांग माना जाएगा। साष्टांग 8 अंग, नीचे से चलते हैं पैर। जब लेटे हम तो हमारा पैर भी सीधा हो जाना चाहिए, पैर, जंघा, हाथ, गिनते रहिएगा, पैर 1, जंघा 2, हाथ 3, छाती 4, नेत्र 5, मस्तक भी 6, मन भी 7 और वचन से भी 8। मन से भी, अंदर से भी एक सहानुभूति है, अंदर से भी भावना है, श्रद्धा है, झुकने का मन है। ऐसा नहीं कि प्रणाम कर रहे हैं अंदर से अकड़े हैं। अष्टांग साष्टांग का अर्थ हुआ कि ये 8 अंग हमारे आपके सामने नत हैं। नत, नत क्या है? वो भी नम ही है, नत में भी नम है, नम प्लस अक्त, भूतकाल की क्रिया है, बार बार उस पर बताते हैं हम। कर्ता संयुक्त है, वो नम धातु में लगा दिए तो नत हो गया। वो विज्ञान में भी शब्द है, आनत तल, जो ऐसे नत झुका हुआ है। नत माने झुका हुआ, नत मस्तक। नत मस्तक क्या है? बोल तो लेते हैं हम, नत मस्तक माने नत मस्तक, मस्तक झुका हुआ है, नत माने झुका हुआ। बोल दिए कि नत मस्तक, लेकिन नत नहीं जाने की क्या है। वो नम प्लस अक्त है, नम झुकना, टू बो डाउन। तो 8 अंग से प्रणाम गुरु को करते हैं हम लोग। पैर, जंघा, दोनों हाथ भी ऐसे आगे कर देते हैं झुक के, छाती जमीन में सटा देते हैं, मस्तक जमीन में सटा देते हैं, नेत्र भी, आंख भी, और मन भी झुका देते हैं, और वचन वाणी से भी बोलते भी हैं, दंडवत। ये सबसे उच्च कोटि का झुकना है। तो हम समझते हैं कि नमस्कार और प्रणाम में कुछ अंतर स्पष्ट हुआ, समानताएं भी हैं, दोनों झुकने के साधन हैं, अभिव्यक्ति के साधन हैं, दोनों अभिवादन के साधन हैं दोनों।
तो किसको नमस्ते करेंगे, किसको प्रणाम करेंगे, जाने आप। अंतिम शब्द का प्रयोग आज, प्रयोग और उपयोग दो शब्द है। प्रयोग, उपयोग, हम उन्हीं शब्दों का चयन कर रहे हैं जहां हम ओवरलैपिंग करते हैं। इसके जगह पर उसका प्रयोग कर देते हैं, उसके जगह पर उसका प्रयोग कर देते हैं। तो थोड़ा सावधान रहेंगे तो सही प्रयोग होगा। अगला शब्द ले रहे हैं प्रयोग और उपयोग। उदाहरण से बता देते हैं। प्रयोग एक्सपेरिमेंट भी है, जांच भी है, टेस्ट। उसका परिणाम अनुकूल भी आ सकता है, प्रतिकूल भी आ सकता है, रिजल्ट प्रयोग का। उपयोग प्रतिकूल नहीं होता है। उपयोग का अर्थ हम लगा रहे हैं अपने कंजम्पशन में ही। रिजल्ट तो विपरीत भी जा सकता है, अनुकूल भी जा सकता है परिणाम उसका। उपयोग का परिणाम मान के चलते हैं कि अनुकूल ही होगा। जैसे दही दूध का हम उपयोग करते हैं, उपयोग कंजम्पशन के सेंस में है, वो उपयोगी है, वो यूजफुल। अच्छा, यूज का प्रयोग हम लोग करते हैं अंग्रेजी में, यूज, बस यूज ही जानते हैं। चाहे वर्ब में प्रयोग करें चाहे नाउन में प्रयोग करें, बस यूज, यूजफुल सीधी सीधी करते हैं हम लोग, यूजफुल। जबकि जहाँ नाउन है उपयोग, वहाँ उसका उच्चारण होना चाहिए अंग्रेजी में, स्पेलिंग वही है, USE, वहाँ होना चाहिए यूज। उपयोग की अंग्रेजी यूज, यूजफुल। यूजफुल जिसको हम लोग कहते हैं वो यूजफुल है, फूल नहीं है वो, फल, यूजफुल, यूज, यूजफुलनेस, वो भी नस कहलाता है, नेस वाला बोलचाल की अंग्रेजी है। तो प्रयोग एप्लीकेशन भी है। खेतों में खाद का प्रयोग करते हैं हम, एप्लीकेशन करते हैं उसका। लागू करना भी है प्रयोग। भाई बेंच डेस्क है विद्यालय में, इसका उपयोग कीजिए। उपयोग करना, अपने काम में लाना। शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं कि उपयोग करते हैं? प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय, वहां उपयोग लिखेंगे तो सही नहीं है। प्रयोग जांच है, प्रयोग युक्ति भी है, प्रयोग प्रचलन भी है। आज चांदी के सिक्के प्रयोग में नहीं है, प्रचलन में नहीं है, प्रयुक्त है। वो प्रयोग से प्रयुक्त बना, योग से युक्त, और वह उपयुक्त है। अंतर स्पष्ट हो रहा है? प्रयुक्त और उपयुक्त। उपयुक्त माने उपयोगी, उचित। यहां यह शब्द उपयुक्त नहीं है। अब लिख दें कि यहां यह शब्द प्रयुक्त नहीं है, इसका मतलब कि लिखा ही नहीं गया है। प्रयुक्त नहीं है का मतलब छूट गया है, और उपयुक्त नहीं है का मतलब छूटा नहीं, लिखे हैं लेकिन यहां सूट नहीं कर रहा है, सूटेबल नहीं है। प्रयोग और उपयोग, प्रयुक्त और उपयुक्त। उपयुक्त माने उचित स्थान नहीं है इसका, प्रॉपर यूज नहीं हुआ है इसका। प्रयुक्त क्या है? शब्दों का प्रयोग। विज्ञान में प्रयोग होता है, प्रयोगशाला होती है, उसको हम कहते हैं उपयोगशाला। वो प्रयोगशाला है, वहाँ टेस्ट किए जाते हैं, रिजल्ट देखे जाते हैं, परिणाम कि अम्ल में क्षार मिलाए तो क्या हुआ। वो प्रयोगशाला है।
लेकिन उनका उपयोग हम कुछ रिजल्ट निकालने के लिए करते हैं। विभिन्न ऑपरेटर्सों का उपयोग करके हम कोई प्रयोग करते हैं। उपयोग और प्रयोग, उपयोग सेवन है, लाभ है, उपयुक्त उपयोगी है। नंगे आदमी के लिए कपड़े का उपयोग, नंगे आदमी के लिए कपड़े का प्रयोग नहीं, कपड़े का प्रयोग करके देख सकते हैं हम, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, प्रयोग करके देखते हैं, जांचते हैं। लेकिन नंगे आदमी के लिए कपड़े का उपयोग तो यहाँ उसके लिए यूजफुल है। वो उपयोगी कलाएं हैं। उपयोग तो हम समझते हैं कि उपयोग अपने सेवन के लिए, लाभ के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं हम, कंजम्पशन है वो। भोजन में दही का उपयोग कीजिए, अब भोजन में दही का प्रयोग कीजिए, लगेगा नहीं कि गलत है। इतना सूक्ष्म अंतर है कि लिख देंगे तो समझ भी जा रहे हैं लोग। लेकिन जानना जब है तो जानने के लिए उसको थोड़ा सा सावधानी से प्रयोग करेंगे तो बचेंगे, अनुचित प्रयोग से बचेंगे शब्दों के। तो ये रही आज की चर्चा हमारी। हमने शुरू किया अधिकांश और अधिकतर से अंतर स्पष्ट करते हुए, आचरण और चरित्र का अंतर, समानता बताई हमने। चरित्र क्या है इसको भी मैंने बताया बच्चों के लिए कि रामचरित मानस क्या है। मानस इसलिए कि वो मानस में रखने की चीज़ है और उसके अनुसार आचरण करने की चीज़ है और चरित्र सुधारने की चीज़ें हैं। और अधिकतर लोग केवल पाठ करते हैं, रामचरितमानस के अधिकांश भाग पढ़े जाते हैं, लेकिन अधिकतर व्यक्ति केवल पढ़ते हैं, उसको अपने चरित्र में उतारते नहीं हैं, आचरण में उतारते नहीं हैं। रामचरितमानस में आदि से अंत तक उपयोगी दोहे और चौपाई प्रयोग किए गए हैं। कैसे मैंने प्रयोग कर दिया? अधिकांश और अधिकतर से लेके आचरण, चरित्र और आदि अंत से प्रयोग उपयोग का प्रयोग कर दिया हमने एक दो वाक्यों में। इस तरह के जो और ओवरलैपिंग शब्द हैं जिनके प्रयोग में हम थोड़ा सा भूल कर देते हैं, उसको जानेंगे तो भूल नहीं होगी। तो ऐसे शब्दों का चयन करेंगे कभी कभी हम और उनकी व्याख्या करेंगे कि क्या मतलब है उसका। वो चौपाइयों की सहायता मैंने इसलिए ली कि जो दोहे, चौपाई, श्लोक, कविताएं लिखी गई हैं, पुस्तकों में जो कविताएं लिखी गई हैं, उनमें भी ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनका वर्णन, व्याख्या, उस पर उसका विश्लेषण बहुत ज़रूरी है अर्थ जानने के लिए। कोशिश ये है कि शब्दों के अर्थ को खोला जाए। कभी टेक्स्ट बुक की कविताओं को लेके खोल सकते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग किया गया है तो इस जगह पर इसका क्या मतलब है, क्यों नहीं इसके बदले में वो शब्द प्रयोग किया गया। करेंगे चर्चा इसकी। धन्यवाद।